सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 2004 का जो मॉडल पेपर है ये भी बहुत मस्त है। तो आइए आज हम लोग 2004 का ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। जबरदस्त सीरीज है। सभी लोग जितने भी साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2021 तक का फैसला हम आपको देंगे। तो लगातार सीरीज चल रही है। तो आज देखते हैं कितने लोग इस पर कमेंट करते हैं 2004 की वीडियो पर। तो बहुत ही मस्त है। हमारे उद्देश्य बैच में आइए और आपको बहुत ही बेटर रिवीजन का मौका मिलेगा। सिलेक्शन यहाँ से होना है, निश्चित तौर से सिलेक्शन होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। हमारा www.aromachemistryclasses.com पर जाकर के ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, हम लोग सिलेक्शन की उस राह पर चल रहे हैं जहां पर वास्तव में हमें सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है कि पीजीटी केमिस्ट्री यहां से बहुत लोग निकलेंगे। 2004 का ये मॉडल पेपर, जबरदस्त मॉडल पेपर जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। द रेशियो D100 D110 और ये तो आपको कैसे निकालना है, इस रेशियो को समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले की, ये डी। तो अगर D100 की बात करते हैं तो D100 के लिए आपको रूट में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस आपका 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0। इस तरीके से देखिए तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो हम मान सकते हैं कि 1 आएगी। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। इसका जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी जो है वो √2 आ जाएगी। √2 आ जाएगी तो यहाँ पर आप √2 निकाल लीजिएगा। मतलब यहाँ पर a के अपॉन में 1 आएगा तो यहाँ पर a के अपॉन में √2 आएगा। यहाँ पर a को 1 मान लीजिए और यहाँ पर आपका a के अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका 1 यानी कि √3 आ जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। लैटिस जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर मिलर इंडेक्सेस के लिए तो ये a अपॉन होता है यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आपका एच एल के स्क्वायर। एच के एल भी बोलते हैं, एच के स्क्वायर और एल स्क्वायर ऐसे करके भी बोलते हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन का जो आपको मैं स्लॉट दे रहा हूँ, बहुत ही मस्त है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। आंसर बिल्कुल साफ है कि पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट है। हिंदी में भी देखिए और इंग्लिश में भी देखिए, जबरदस्त स्लॉट चल रहा है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बड़ा फेमस इक्वेशन है पेपर में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, डेल्टा जी अपॉन टी डेल टी और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को आप याद जरूर रखिएगा। डेल टी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल छपा है लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए। डेल टी कैपिटल होना चाहिए। ये यहाँ सही छपा है, यहाँ पर सही नहीं छपा है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। तो जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज, भयंकर तरीके से क्वेश्चन हमारे आपके सामने से गुजर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का लुत्फ जरूर उठाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले आते हैं। 3 आपका बता रहा है द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन N2O5। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी। जी हम थोड़ा और बड़ा करते हैं। जी अब सही है बिल्कुल। हिंदी वाला क्वेश्चन भी साफ उधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये सॉल्यूशन बताते हैं कि ये रिएक्शन वर डिटरमाइंड एट द सेवरल टेम्परेचर। प्लॉट जो ग्राफ किया है इसको, और स्लोप का मतलब आप जानते हो, स्लोप का मतलब जानते हैं। चलिए ठीक है, स्लोप हम अभी आपको समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन प्लॉट करके बताएंगे आपको। और द एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपको सिंपल सा पता है कि नेचुरल लॉग, थोड़ा पेन कम कर ले, डॉट पेन को थोड़ा सा डाउन कर दें जिससे कि लिखने में थोड़ा ठीक रहे। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही स्लोप है। तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू ये जो दे रखा है यही स्लोप है। ई ए अपॉन आर टी जो दे रखा है यही स्लोप है। तो ये वैल्यू आपकी दे रखी माइनस की 1.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई,
माइनस, ये एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपका माइनस का 1.2 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा, टी दिया है ना, आर दिया है 9.3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल दिया है, लेकिन आप इसे कन्वर्ट करेंगे 8.3 होगा, ये गलत दिया है 8.314, सही है, कर लीजिएगा इसे सही। और यहाँ पर के दिया है, तो के का मतलब है टेम्परेचर हम लोग यूज कर ही लेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर टी को रिप्लेस 1/t जो है स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ टी की जरूरत नहीं पड़े। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है, मेरे पास जो कैलकुलेशन में आंसर आ रहा है 1.0 इंटू 10 मतलब 10⁵ केवल आ रहा है जूल पर मोल। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। इन सर्टेन रिएक्शन सिस्टम एब्जॉर्ब्स 3.0 इंटू 10⁻60 क्वांटा, यानी इतने क्वांटा एब्जॉर्ब किए हैं इसमें। तो सिंपल सा मैं बात ये कहने की कोशिश करूंगा कि अगर हम पर सेकंड है, लाइट पर सेकंड, ठीक है, इरेडिएशन 10 मिनट तक डालिए तो 10 इंटू 60 कर दोगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो यानी कि अगर मैं ये देखूं तो आपने नोट किया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने लगाया था अभी इससे पिछली वाली वीडियो में, आप याद करिए, यानी कि जितनी वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू 0.02 मोल, ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले तो आप ये पहचानिए, ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे, मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 0.002 करिए मल्टीप्लाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, आपने मल्टीप्लाइड किया था 3 से, क्यों किया था 3 से, ये वैल्यू आपके सामने दे रखी, इंटू 10⁻16 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 60। आप याद करिए, ये क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे और आंसर भी मुझे याद है 66.9 दिया हुआ है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, 2004 का आपको स्लॉट मिल रहा है। द थ्योरी ऑफ द मल्टीलेयर बेड थ्योरी मल्टीलेयर थ्योरी कहलाती है, ये आप जानिए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स। तो आपको स्पिन, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, आप जानिए, ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ये क्वेश्चन आपका एड्सॉर्प्शन से आया हुआ है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री से है। ये क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन का है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्वांटम यील्ड फोटो केमिस्ट्री का है, यानी कि मैं कहूँ तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फोटो से आया हुआ है, फोटो से, और ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपको अब जरूर इस वीडियो में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो जरूर लगे रहिए बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह। When a crystal site is rendered vacant by the removal of an ion and cation in the lattice, the defect produced, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट की, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जब गायब हो जाए तो शॉर्ट की डिफेक्ट कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है साहब, अगर आपने ये सीरीज हमारी ज्वाइन कर ली, समझ लो सिलेक्शन आपका फाइनल हो चुका है, सिलेक्शन आपका फाइनल हो चुका है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आप जो है फटाफट आप इसको ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन की दिशा को, अब ये मैंने हमेशा बताया 10⁻⁻8 मोलर का अगर सॉल्यूशन है तो जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी और 6 से ज्यादा होगी, यानी फोर्थ वाला। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, एक्सप्रेशन फॉर द आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर एंट्रोपी। आपको पता होना चाहिए डेल्टा एस इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ एक चीज कम मिलेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू, आपने देखा एन आर टी नहीं मिलेगा बस, क्योंकि डेल्टा एस जो है अपॉन में टी चला जाता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनके सब आंसर आपको हिंदी में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हिंदी वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉडल पेपर का हिंदी वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पढ़ाई बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन के। भाई फर्स्ट ऑर्डर की आपको पता ही होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जीरो ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती है, जीरो ऑर्डर की डिपेंड करती है, और हाफ लाइफ जो थर्ड ऑर्डर की होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ
इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन की होती है। साहब ये याद कर लो बेटा फटाफट। देखो मैथमेटिकल ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ के K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। वेंडरवॉल कांस्टेंट ए जो होता है वो आपको पता हो जाना चाहिए कितना होता है, लीटर ए जो होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू निकाल लेते हैं फटाफट, फटाफट निकाल देते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर के बराबर होगा, तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर है ना, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल -2। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप चेक का एटमॉस्फेयर हो गया, लीटर का स्क्वायर हो गया, -2 लगा है, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। फिलहाल अगर 2 कर देते हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन को हम टिक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हमें यहाँ पर सही नहीं दिया था, पर मैंने आपको अपडेट करके यहाँ बता दिया कि क्या ऑप्शन क्या होगा। इसे आप लीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि कहीं पर भी लीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ठीक, तब आंसर हमारा फोर्थ सही आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन बढ़िया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, फार्मूले अगर आपको याद है तो जबरदस्त हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पर से रिप्रेजेंट की जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कप्पा से रिप्रेजेंटेशन होगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/A 1/R के बराबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ नस्ट, तो नस्ट इसके लिए क्या होगा, ये मेटल की कंसंट्रेशन ऊपर है और ये नीचे, और अगर मान लो हम वैसे क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। लेकिन मेटल आयन को ऊपर ले आएंगे तो ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएगी, यानी आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन यार वाकई में बहुत जबरदस्त हैं। तो साथियों अभी भी आप मेरे चैनल को कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सिलेक्शन आपको देगा, 100% देगा, 100% देगा। ठीक है। हम्म, ठीक, चलिए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलें अब आप लोग आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग आगे बढ़ें, और वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 15 वाला। कंपाउंड हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप आर फोटोकेमिकली एक्टिव, ये ध्यान दो, कंपाउंड हैविंग द कार्बोनाइल ग्रुप आर फोटोकेमिकली एक्टिव। अब फोटोकेमिकली एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर तो ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड होता है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच कन्फर्मेशन 2 अमीनो इथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल, इन विच कन्फर्मेशन 2 अमीनो मिथेनॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर विच कन्फर्मेशन तो आपको पता होना चाहिए, 2 अमीनो इथेनॉल, अगर हम लोग यहाँ पर 2 पर अमीनो ले लेते हैं, ये NH2 ले लेते हैं, 2 अमीनो हो गया और आपका ये इथेनॉल हो गया। तो अगर हम इसका फॉर्मेशन देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट पर ले जाते हैं, ट्रिकी कंसेप्ट पे ले जाते हैं। तो अगर हम इसका एसक्यू फॉर्म देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर हम इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी देखें तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पॉसिबल है, यानी कि ये इस दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो एसक्यू फॉर्म जो है वो आपकी स्टेबल फॉर्म मानी जाएगी। इक्लिप्स तो होगी नहीं, पार्सली सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होती है पार्सली, फिर इक्लिप्स, फिर वो पहले स्टेगर्ड, फिर आपके एक पार्सली इक्लिप्स, फिर इक्लिप्स, फिर स्क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्क्यू फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अमीनो इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, डुहेम इक्वेशन तो खैर कई बार हम लोगों ने पढ़ी, डुहेम इक्वेशन तो कई बार पढ़ी है। तो जितनी भी हैं, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, चाहे ये इक्वेशन हो, चाहे ये, सभी ड्यूहेम इक्वेशन की फुल फॉर्म मानी जाती है, मतलब डिफरेंट फॉर्म मानी जाती है। तो आप इसी को आंसर लगाएं, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये T1 2.3 अपॉन टी लॉग इनिशियल फाइनल, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, या लग ऐसा रहा है जैसे सेकेंड ऑर्डर होगा, लेकिन आपको बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर का वॉल्यूम
कि जब वैल्यू दे रखी होती तब उस कंडीशन में दिखाई देगा, तब उस कंडीशन में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, the copper sulfate was the electrolysis of the copper sulfate was electrolyzed in Hittorf apparatus using the copper electrode। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ पर थे, 18 पे थे, देख लेते हैं एक बार। 18 पे ही थे, हाँ ठीक, 18 19वां क्वेश्चन है, ये कट गया है थोड़ा सा। 19th क्वेश्चन है, ये कट हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग, तो ये आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एनोडिक सॉल्यूशन विल बी, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो आपका वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो मोलैरिटी का होता है, वेरी लो मोलैरिटी का होता है। वेरी लो में मोर देन तो ये होगा नहीं, ये इतना होगा नहीं। वेरी लो में अगर लेस देन मिल रहा है तो इसका मतलब फिर इसी पर आंसर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि एनोडिक सॉल्यूशन में इसे हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। इसको एक्वस का मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। 20वें क्वेश्चन पर चले आइए। द नंबर ऑफ द ब्रेविस लैटिस इन रोहम्बिक क्रिस्टल। अब आपको मैंने बताया था कि रोहम्बिक क्रिस्टल में कितने होंगे, तो रोहम्बिक में आपको याद होना चाहिए यहाँ पर CTOR, तो इसका मतलब है इसमें जो है वो 3 तरीके के होते हैं। क्यूबिक में होते हैं फेस सेंटर्ड होता है, और आपका जो है वो बॉडी सेंटर्ड होता है, और फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल हो गया। इसी तरीके से इसमें चले आएंगे तो रोहम्बिक में 4 हो जाएंगे, एक एंड सेंटर्ड भी बढ़ जाएगा इसमें, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, मतलब मैं आपको बताऊं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड 3 तो होते ही, और रोहम्बिक में एक एंड सेंटर्ड बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इक्विमोलर कांस्टेंट Kp ये दे रखा है, और ये Kp2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं। देखो इसका मतलब है कि इसका हम लोग क्या कर दें, इसका अगर हम लोग Kp निकालते, Kp डैश, तो पहले वाले के Kp का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो Kp डैश इज इक्वल टू Kp का स्क्वायर बोलो, यानी Kp डैश इज इक्वल टू Kp का स्क्वायर। ये वाला आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि ये हाफ हाफ है, इसको स्क्वायर कर देंगे तभी हमें मिल जाएगा, तभी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, बेहतर क्वेश्चन, बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की, टिंडल इफेक्ट भी, मैकेनिकल ब्राउनियन कट, ये सभी हैं, सभी हैं। यहाँ पर ऑल वाले पर क्वेश्चन पर टिक कर लीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया है। रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट इन हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा H इज इक्वल टू, अब आपका दिया टोरेंट्स रूल क्या कहता है, तो आप यहाँ बेटा ध्यान देना पड़ेगा आपको। टोरेंट्स रूल में डेल्टा एच वी अपॉन टीवी इज इक्वल टू जो है वो 21 कैलोरी होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लगा लीजिएगा। तो टोरेंट्स रूल याद रख लेना, डेल्टा एच अपॉन टीबी इज इक्वल टू 21 आपको याद रखना पड़ेगा। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है यूपीपीजीटी में, और इसमें मैं आपसे कहूंगा कि द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज तो मोस्ट सबसे कम होती है भाई, यहाँ पर 2RT है ना, 2RT अपॉन एम है, तो सबसे कम हो गया। और 3RT अपॉन एम, तो 3RT कहाँ चला गया, रूट मीन स्क्वायर, ये 3RT अपॉन एम हो गया, ये हो गया 3RT अपॉन एम, 3RT अपॉन एम। ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 2RT है, कम रहेगी, ये थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका मतलब है ये थोड़ी ज़्यादा, और एवरेज ये सबसे कम हो जाएगी। तो इनका जो रिलेशन रहना चाहिए, पहली वाली जो है, पहली वाली एक हो गई, वो तो एक ही हो गई, ठीक। अगर हमने इसे एक मान लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इस, वैसे कैलकुलेशन पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी रूट की वैल्यू, रूट इज मीन स्क्वायर, इसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की 8, ये और कम हो जाएगी, और ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, यही आंसर हमारा सही होगा। 24 वाले में फर्स्ट वाला हम लोग टिक कर लेते हैं, यही आंसर हमारा आएगा। वैसे तरीका उसका ये है कि भाई सबसे पहले हम देखें कि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही, ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही। तो पहली जो मोस्ट एमपी वेलोसिटी होती है, ध्यान दो, एमपी वेलोसिटी होती है, उसका रेशियो
ठीक है। उसके कंपैरिजन में एवरेज वेलोसिटी का 1.13 और उसके बाद सबसे ज़्यादा 1.22 ये रहता है। बाकी आपको फार्मूला पता है कि मोस्ट प्रोबेबल में टू आर टी अपॉन एम होता है, एवरेज में 8 आर टी अपॉन पाई एम होता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 3 आर टी अपॉन एम होता है। वैसे भी आइडिया आपको लग जा रहा होगा कि कौन वैल्यू ज़्यादा है कौन वैल्यू कम है। अप्लाइंग द वेंट ऑफ phase rule, the one component system indicate the false statement. It has the quadruple point with 4 phases. देखो आपको यहाँ बता देता हूँ, 25 वाले पर चले आइए। 25 का कह रहा है कि 4 फेजेस कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, 3 फेजेस तो कर सकते हैं जहाँ ट्रिपल पॉइंट बनता है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट आप यहाँ से जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ 3 फेजेस आना चाहिए, 4 फेजेस दे रहा है, 3 आना चाहिए। 26 वाले पर चले आइए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, डिट्टो बिल्कुल सेम छाप करके रख दिया है। आप जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है। लैम्डा सी कितना दिया है, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ई क्यू मान लो, फिर इक्व सी नहीं, फिर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा क्योंकि फिर नॉर्मेलिटी दे रखी है ना, इसलिए वो ठीक ठीक। तो यहाँ पर मैं 14 रख देता हूँ, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 391 रख देता हूँ, 391 रख दिया। अब आप बताइए कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको फार्मूला पता, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर करना, सी कंसंट्रेशन मतलब 0 पॉइंट ये दे रखी है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका 0.0128 अब मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर का मतलब हुआ 14/391 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको के की वैल्यू पता लग जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके इसमें से बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर अब आपको बताना है 26 वाले की, ये कैलकुलेशन करके आंसर हमें टिक करके बताइएगा कि सर इसका आंसर हमारा ये आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन तो लगभग हर साल एक बिल्कुल सेट रहता है, मैच करना है, कॉलम को मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि द आइसोटोप यूज्ड फॉर डेटिंग, तो C14, तो यानी ए वाले का तो 4th हो जाता है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन स्लो डाउन बाई आपका हैवी वाटर से, इसका मतलब है हैवी वाटर न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बी वाले का पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तो हैवी वाटर ही, और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड कर लीजिए। 4th हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि फर्स्ट कर लीजिए। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी सेकंड कर लीजिए। तो इसका मतलब है 4th, 3rd, 1st, 2nd, यानी कि सेकंड वाला आंसर हमारा भाग से आ जा रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन करके सॉल्व करिए, ज्यादा बेटर रहता है। The behavior of the conductance for the completely dissociated electrolyte at very high electrical field, तो आपको पता होना चाहिए जब हम हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ये बात ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि यही वाला सही स्टेटमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक रूल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड देन डिस्टिलिंग। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि ब्लैंक रूल कहता क्या है। ये कहता है कि जब 1,4 या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग हीट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो साइक्लिक एनहाइड्राइड मिलते हैं, साइक्लिक एनहाइड्राइड मिलते हैं। ये आपका जो है वो ब्लैंक रूल कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कीटोन भी मिल सकते हैं, एनहाइड्राइड भी मिलते हैं और कीटोन भी मिलते हैं। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड भी दिया है, साइक्लिक कीटोन भी दिया है, लेकिन 1,4 और 1,5 मिलते हैं। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर यही वाला, थर्ड वाला सही है हमारा। ठीक है, इसको कर लीजिए। इसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कितना खतरनाक यार, दीवाना बना दिया इसने। 1 2 3 4 5, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 पर हो जाएगा आपका 1, ये तो हो गया 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। देखो यहाँ पर चलेंगे तो इसे 1 2 3 तो प्रोपाइल हो गया, 1 डाई मिथाइल हो गया। तो 5 पर 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और 5 पे ही 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये नॉन एन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जा रहा है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, कर डालिए, मजा आ जाएगा आपको। अरे ये रिएक्शन तो कई बार पूछी है, इसको हम लोग
क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, इसे हम लोग आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। बताइए जल्दी से भाई, इसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, बोले इसको हम लोग एक्चुअल में आइसोमेराइजेशन कहें। ये 1 2 3 4 एन ब्यूटेन से आइसोमर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आइसोमेराइजेशन ऑप्शन सही हो जाएगा। AlCl3 की प्रेजेंस में हम इसको आइसोमेराइजेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के चेन आइसोमर माने जाते हैं, तो इसका मतलब आइसोमेराइजेशन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस पर आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, आइसोमेराइजेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये पेनिसिलिन, क्लोरामफाइन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जबकि आपकी ये नैरो स्पेक्ट्रम मानी जाती है टेट्रासाइक्लिन। एक पर्टिकुलर बीमारी में ही ये प्रयोग की जाती है ना, ऐसा ही तो है, ऐसा है। तो ये बात, पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है? देखो ध्यान से, हमें लग रहा है कि ये नैरो, एक पर्टिकुलर में ही यूज की जाती, बाकी तो हर जगह यूज की जाती है। तो फिलहाल मैं जाऊंगा पेनिसिलिन के साथ में, पेनिसिलिन के साथ में जाऊंगा। टेट्रासाइक्लिन नहीं हो पाएगी। जी जी, 30। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अ कंपाउंड ए ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको ये कंपाउंड मिल रहा है ब्लू कलर का, तो ये टेस्ट माना जाता है। और ये टेस्ट किसका है? ये टेस्ट आपका एल्कोहल का है, विक्टर मेयर टेस्ट। इसका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से जानते हैं। और विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो प्रोपेन, क्या कह रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है ना, ब्लू कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। 1 डिग्री का एल्कोहल रेड देता है वो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद नो कलर। तो फिर ये सेकंड 2 डिग्री आप लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ट्राई मिथाइल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 मिथाइल लगे हुए हैं, सब में ट्राई ट्राई दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग 34 वाले क्वेश्चन में चलें, तो यहाँ पर एन डाई मिथाइल एनिलीन अगर ले लिया गया, तो फाउंड टू 2 ऑप्टिकल आइसोमर 2 बन जाएंगे। एक आप NN पर लगा लीजिए, एक पड़ोस में भी लगा सकते हो, दोनों संभावनाएं हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव्स द प्रोपेनोन। अगर हम लोग प्रोपीन को यूज करते हैं तो प्रोपेनोन बनेगा, प्रोपाइन को, सॉरी, प्रोपाइन को यूज, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत आती है, HgSO4 H2SO4 वाली रिएक्शन बहुत आती है, बहुत आती है। रिएक्शन कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग H2O और इससे करा देते हैं, तो कंपाउंड बनता है CH3C, और यहाँ पर CH हो गया, यानी कि यहाँ पर CH हो गया, और ये आपका OH हो गया, और ये यहाँ पर हो गया आपका CH3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। R3Cl प्लस NaOH ये कंपाउंड बना दिए। ये मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए। ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, और 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो होता है वो आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रन करता है। तो यहाँ पर SN1 पर टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी 37 वाला PGT में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है 37 वाला। तो आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर कम टेम्परेचर है T1, और यहाँ पर ये हो गया, ये T2 हो गया, अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल हमेशा कम टेम्परेचर पर बनता है, कम टेम्परेचर पर अल्फा नेफ्थॉल बनता है, और ज़्यादा टेम्परेचर पर आपका बीटा नेफ्थॉल बनता है। तो यहाँ T1 जो है वो आपका 165 और T2 80, यानी कि आंसर फिर आपका यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। चेक एक बार और कर लें आप। जो आपका नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है, ये बात ध्यान देना, 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड जो है वो लो टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर लो होगा, T2 यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, T2 यहाँ पर लो होगा, और जो बीटा है वो आपका हाई टेम्परेचर, T1 जो है 165 होगा। तो आंसर फिर यहाँ पर ये आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार PGT एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है, पूछा भी गया। और ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन माना जाता है। और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं
वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने डिटेल्ड स्टडी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की कराई आपको, वो इसलिए कराई कि भैया पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, और आपको एक चीज़ और भी बताएंगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन भी पढ़िए और साथ साथ आप उनकी जो एल्का डाइईन है उसको भी पढ़ने की कोशिश आप करिए, क्योंकि एल्का डाइईन से भी क्वेश्चन आते हैं, और एल्केन के जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन हैं वो भी भैया जरूर कर लीजिए, क्योंकि कारण ये है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर भी क्वेश्चन आता है जिसे डाइफिनाइल बोलते हैं, वो डाइफिनाइल सिस्टम पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछी जाती है, तो उसको भी आप जरूर पढ़ डालिए। मेरी इच्छा है कि आप उसे जरूर पढ़ें। उसके बाद आप दूसरी चीज, इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं एंथ्रासीन की, फिनेंथ्रीन की और नेफ्थलीन की, तो इनकी रिएक्शन आप एक भी भैया नहीं छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन हर बार आता है और बचता नहीं है। मतलब उम्मीद यही रहती है कि मतलब हर साल क्वेश्चन इस पर बिल्कुल सेट बना रहता है कि भैया आना ही है, निश्चित है। तो फिर आपको मैं यही सलाह दूंगा कि इसके क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे ना। बीटा वाला हाई टेम्परेचर पर है और अल्फा वाला आपका जो है वो लो टेम्परेचर पर माना जाता है, यानी कि अल्फा लो टेम्परेचर, बीटा हाई टेम्परेचर पर है। ठीक, कर लेंगे ना, कंफर्मेशन हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कर पाते हो। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पायरोल इज मोर रिएक्टिव देन फ्यूरॉन, वो तो होता ही है। ठीक है, सम pyrimidines आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में सम pyrimidines नहीं, pyrimidine, सम pyrimidine बेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये नहीं होते हैं, तो ये तो सही है ना, ये तो सही स्टेटमेंट है, हटाइए। पायराडीन इज लेस बेसिक देन पायरोल, पायराडीन इज मोर बेसिक आना चाहिए, पायराडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल होता है, क्योंकि अगर हम लोग पायराडीन को देखें तो पायराडीन ये हो गया, और पायरोडीन का जो लोन पेयर होता है वो डिलोकलाइज नहीं होता है, तो ये मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू आपका ये कंपाउंड जिसे आप पायरोल के नाम से जानते हो। तो सिंपल सी बात, यही फॉल्स है, ये लेस लिखा है ना, मोर होना चाहिए, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। मैच द कॉलम, कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर लीजिए। विटामिन ई जो है वो आपको पता होना चाहिए, टोकोफेरॉल कहलाती है विटामिन ई, यानी विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल कहलाती है। उसके बाद विटामिन बी जो है वो निकोटिन B5 निकोटिनिक एसिड है। विटामिन एच जो है बायोटीन है। विटामिन D2 एर्गस्ट्रॉल, कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं इसे। तो फिलहाल तो यहाँ पर विटामिन एच बायोटीन तो होता है, निश्चित है, तो इसका मतलब ए का फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट वाला हो गया, तो आंसर यहाँ पर 39 का क्या आ रहा है, 39 का सेकंड आ रहा है, मैच तो सेकंड कर रहा है, इसका मतलब इतने आंसर में से यही मैच कर रहा है। तो आप इनको भी आप जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो फिर एक आ गया मैच करने के लिए, मीथेन में जो होते हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो ए का फर्स्ट हो जाता है। इथेन में आपके 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये ए का सेकंड हो गया और बी का आपका फोर्थ हो गया। इथीन में आपके इथीन 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इथीन में 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पर आप इथीन में 5 सिग्मा बॉन्ड पर टिक कर लिए, इथीन में 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और इथाइन में आपके 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, तो आंसर फिर इसके अकॉर्डिंग जो मैच कर रहा है वो आंसर आपका फोर्थ वाला है। तो जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। 43rd वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। 43rd उल्टा कर देते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ n जो है वो आपकी केस में चली जाएगी। एक भी भाई आप ये जानते हो nth ऑर्डर के लिए हम लोग t हाफ इज इक्वल टू के 1/n ले लेंगे, तो के 1/n का मतलब है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 3 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो हाफ लाइफ जो है वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एनी वन ऑफ मतलब कोई वैल्यू पुट कर लें, रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। ठीक, चलिए इसके बाद चले आइए द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे वाह, यानी कि आप फार्मूला एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 वाला फार्मूला लगाओ। यहाँ पर इक्विलिब्रियम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कितना आएगी। तो पहले तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक ये गैस हो गया,
एक ही है गैस, यानी कि कंपोनेंट, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कंपोनेंट कितना है, तो आपका N2O5, दोनों गैस ही है तो कंपोनेंट तो आपको एक ही दिखाई देगा ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है ना, तो फेजेस पहले देखो आप। हम्म फेजेस तो यहाँ पर मुझे गैस फेज केवल एक ही दिख रही है, लेकिन कंपोनेंट यहाँ पर फिर इस हिसाब से तो आपको एक कंपोनेंट भी दिख ही रहा है। तो 1 से 1 कट गया तो आपका आंसर जो है 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये सेकंड हो गया। ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस जो होता है हमेशा वन फेज माना जाता है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस वन फेज माना जाता है। तो दिमाग लगाइए, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। वन फेज और दो कंपोनेंट दिख रहे हैं क्या आपको, यहाँ पर N2O कंपोनेंट, यहाँ N2O4, लेकिन इसी का ये डाइमर है तो दो तो नहीं, एक ही कंपोनेंट माना जाएगा इसका। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो 2 - 1 + 2, 4 में से गया 3 कंपोनेंट, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन वेरिएंट 3 आ ही नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है, सही है, यही आएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, 2 ही आना चाहिए। 10 लीटर हीलियम गैस कैप्टन 0 डिग्री सेल्सियस 10 एटमॉस्फेयर पे, ऐसे डब्ल्यू का फार्मूला लगाओ इसमें खट से। वही वाला अपना डब्ल्यू फार्मूला में लगा दे रहा हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.303 NRT log V2 अपॉन V1 लगाइए और खट से आप आंसर निकालिएगा। इसका कैलकुलेशन आप मुझे बताइए कितना आ रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा, वैल्यू सभी पुट कर लीजिएगा। यहाँ V2 की वैल्यू जो है वो आप प्रेशर दिया 10 नहीं, P1 अपॉन P2 हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर। तो P1 जो है वो आपका दिया है 10 एटमॉस्फेयर, पहले 10 लीटर हीलियम भी दे रखा है। इसका मतलब है कि वर्क डन रिवर्सिबल में अगर निकालना पड़ेगा तो यही फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो 10 लीटर कंटेनर तो फिक्स है। 1 एटमॉस्फेयर तो यहाँ 10/1 हो जाएगा, तो ये log 1 ही तो हट ही गया। तो माइनस का 2.303, ये हो गया। एन की वैल्यू आप 1 मोल, कितने मोल दिया है, 10 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीटर, तो 10 मान लीजिए, 10 मोल हो जाएगा। ये 10 लीटर का मतलब यहाँ 10 मोल से ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंस भी इस चीज़ की ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। 1 मोल अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा कर दिया है क्वेश्चन में, कि अगर मैं इसे 1 मोल ले लेता हूँ तो क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है, वो तो सब सही दिया हुआ है। 10 लीटर हीलियम, यानी कि अगर मैं कहूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो 10 लीटर में आपके कितने मोल हो जाएंगे, 22.4 लीटर में 1 मोल हो जाएगा। तो आपका 10 लीटर में कितना हो जाएगा, 10 लीटर में आधा मोल हो जाना चाहिए। चलो इसको जरा एक बार आप लोग कैलकुलेट करिएगा, इसको 45 वाले को कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि यहाँ मोल भी नहीं दिया है, मोल की वजह से दिक्कत। टेम्परेचर 273 रख ही देना है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एन की वैल्यू में दिक्कत आ रही है, एन की वैल्यू में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर हम लोग n इज इक्वल टू निकालें तो निकल आएगा। देखें, n इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी से निकालते निकल आएगा। आर दिया है, टी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, पी वी निकल आएगा। ये P ये रख दो, ये V रख दो, R ये दिया है, R होते पता ही है, और T। ठीक, N इससे निकाल लीजिए, वॉल्यूम इसीलिए दिया गया है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके N निकाल लीजिए, फिर वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर कैलकुलेट करके हमें भेजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। तो मैंने ये 45 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 50 तक पूरी सीरीज हम कवर करके फिर आगे विराम ले। 50 नहीं, यही आखिरी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc, Kp इज इक्वल टू Kc, और अगर HI के रिलेटेड है तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0, जिसकी 0 वैल्यू उसकी 1 पावर हो जाती, तो यानी Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, तो अगर मैं इस फार्मूले को भी रख के आपको दिखा देता हूँ, Kp इज इक्वल टू हो जा रहा है यहाँ पर, Kp इज इक्वल टू हो जा रहा है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन हो जाता है, और डेल्टा एन जो है वो H2 प्लस I2 डिकम्पोज है 2HI, मोलर कंसंट्रेशन डिकम्पोजिशन करना तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2HI को आप तोड़ दीजिए H2 में और I2 में, तो यहाँ पर आपको 2 मोल इधर 2 मोल इधर, मतलब 0।
तो जिसकी वैल्यू 0 1 हो जाती है तो Kp Kc के बराबर ही बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। which type of the charge does not anode of the which type of the charges does the anode of the Daniell cell have? Which type of the charge does the anode of the Daniell cell have? अच्छा, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि लोन आपने सुना ही होगा, लोन लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लोन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास सब जितने भी हैं सब धुआंधार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आप कर जरूर लीजिएगा। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया शुड बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ द वाटर टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। तो इसमें तो भैया पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला कौन सा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम वाला लगा करके कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि मोल कितने मोल आ रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा है, मोल्स, तो यानी कि अब m को पहले आपको m निकालनी पड़ेगी, m निकालना पड़ेगा, 2k दिया हुआ है, kb भी दिया हुआ है, 500 ग्राम, इसको तोड़ना पड़ेगा फार्मूले को। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब आपको यहाँ M2 क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये इतना हिस्सा आपको निकालना है, ठीक। तो डेल्टा टीबी जो केबी रही गया, इसमें केबी भी रख लीजिए, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, और वेट आपको दिया हुआ है, यानी W2 अपॉन M2 निकालना। चलिए निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा टीबी यहाँ पर 2 रख लेते हैं, साइड में सॉल्व कर लें। चलो साइड में सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000 हो गया। ये 2 दे रखा है, ये आपका n मान लो, n इंटू 1000 अपॉन W1 500 दिया है, तो ये 2 बटे, तो n इज इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, 1 मोल आ रहा है, क्या 1 मोल आ रहा है, 500 ग्राम दिया है ना, 500 रख दिया। W1 W2, अच्छा kb भी तो है यार, तो इंटू हो गया आपका 0.50, यानी कि ये भी तो वैल्यू, हमने फार्मूला अधूरा कर दिया, सॉरी, रुक जाइए, फार्मूला यहाँ पर kb नहीं यूज हुआ ना, kb भी यूज होगा ना। तो डेल्टा टीबी 2 इज इक्वल टू 0.50 इंटू n इंटू 1000 अपॉन W1 500 ग्राम हो गया, ये और ये कट गया, 2 बड़े, ये भी ये कैंसिल आउट हो गया, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 50.5, ये हटाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी, n इज इक्वल टू 2 आ रहा। चलिए ठीक, ये वाला आंसर आ जाएगा, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। सेलेक्ट, यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर ये है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द एंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम फॉर द कैटालाइज्ड, और वो तो सेम ही रहेगी चाहे बिना कैटालिस्ट के, क्योंकि टोटल हीट चेंज रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। लोअर एंथैल्पी चेंज यानी कि 49 वाले में आपको आंसर एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहती है, यही रहे। लोअर देन 0 to experience the catalyzed reaction, the energy of the activation is higher than that of the activation energy, कम हो जाती है, हायर नहीं होती है। 50 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 50 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग थर्मो, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी पिछली इक्वेशन में लगाया था। वैल्यू ऑफ द हीट कंबस्शन ऑफ द कार्बन, तो C प्लस O2 आपको निकालना है, तो C ये इसमें से वैल्यू आप माइनस कर दीजिए। तो 50 वाले में कुछ नहीं करना है, वैल्यू को आपको घटा देना है। द कंसिडर C प्लस, अरे यार तो कंबस्शन है तो यार फॉर्मेशन डायरेक्ट यही वैल्यू ही दे रखी यार, अरे चकमा दे गया। चूज द करेक्ट, कंबस्शन ऑफ कार्बन का यही है, ठीक है, उसमें ऊपर वाला नहीं आएगा, यही आएगा। व्हाट इज द इन्फेरेड फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द जूल थॉमसन इफेक्ट, इसका मतलब अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है जूल थॉमसन का, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि हीट गर्म, मतलब थोड़ी हवा गर्म हो जाएगी।
तो वार्मर देन एक्सपेंशन यानी कि ये वाला आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, इसके आगे हम लोग सीरीज फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब तक आप इसका लुत्फ जरूर उठाइए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।